नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। आज बात करेंगे उज्जवल भविष्य की, बच्चों की शिक्षा की, जहां इंसानियत, दया इस जैसे शब्द जो हैं वो केवल किताबों तक ही सिमट कर रह गए हैं। एक तरफ तो 134 के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को दाखिला देना है, तो दूसरी तरफ निजी स्कूल संचालकों ने दाखिला देने से इनकार कर दिया। इसे लेकर नन्हे नन्हे मासूम बच्चे और उनके अभिभावक दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। हालांकि दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं और इसी पर बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए, पूरे मुद्दे को समझिए। धरना दे रहे इन बच्चों का संघर्ष किसी का भी दिल पिघला सकता है। ये मासूम अपने उज्जवल भविष्य के लिए खुद सड़कों पर उतर आए, जो शिक्षा व्यवस्था का आईना दिखा रहा है। जी हां, ये मासूम स्कूलों में एडमिशन के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं, लेकिन स्कूल संचालकों का दिल नहीं पसीज रहा। नियम 134A के तहत इन बच्चों का एडमिशन निजी स्कूलों में होना है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के संचालकों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। उनका कहना है कि 7 सालों से उन्हें सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला, इसलिए 134A के तहत गरीब बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं देने का फैसला किया है। स्कूलों का कहना है कि कोरोना महामारी ने पहले ही उनकी कमर तोड़ रखी है और अब सरकार का ऐसा रवैया और परेशानी बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर गरीब अभिभावक निजी स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवाने के लिए स्कूल दर स्कूल भटक रहे हैं। वे बच्चों के भविष्य के लिए परेशान हैं और अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। साथ ही सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों को समय पर दाखिला दिया जाए, लेकिन सरकार और निजी स्कूलों के बीच की लड़ाई में गरीब बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। देखिएगा, नियम 134A है जो गरीब परिवारों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में नियम है, परंतु जो निजी स्कूल हैं वो इन बच्चों को दाखिला देने से मना कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि गरीब और अमीर के बच्चे एक साथ पढ़ें और ये बहाना बना रहे हैं कि हमें 7 साल से फीस रिफ्रेशमेंट नहीं मिला है, जो वो गलत है। सरकार अब भी कह रही है कि जो भी जिन स्कूलों का खर्चा है वो अपना हमें से आके ले, परंतु ये जानबूझ के एक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं और इन बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे। ये 16-12 तारीख को नियम 134 के तहत बच्चों को स्कूल अलॉट हो चुके हैं, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा हो गया। पेरेंट्स जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, तो इनको आनाकानी करके चक्कर कटवा रहे हैं। स्कूल वालों ने मना कर दिया है। स्कूल वाले की शिकायत करने के लिए जब पेरेंट्स शिक्षा विभाग में जाते हैं तो शिक्षा विभाग वाले कहते हैं कि भाई पहले हमें स्कूल की तरफ से लिखित में लिखवा के लाओ कि वो एडमिशन नहीं दे रहे हैं। तो जब स्कूल वालों के पास दोबारा पेरेंट्स जाता है तो स्कूल वाले लिखित में देने से मना कर देते हैं। सरकार प्राइवेट स्कूलों को हमें लगता है समाज का हिस्सा ही नहीं मानती। जब से कोरोना आया, पिछला ये दूसरा सत्र जाने को है, तो सरकार की तरफ से राहत की तो आज तक कोई बात आई नहीं। अब दिसंबर चल रहा है, इस सरकार से कोई पूछने वाला हो कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है वो 2 महीने के लिए नए स्कूल की वर्दी खरीदेगा? क्या ये नए सत्र शुरू होने तक इंतजार नहीं की जा सकती थी? सरकार को चाहिए ताड़ी और जेब से कुछ देना नहीं चाहती। हमारा पड़ोसी स्टेट है राजस्थान, RTE के तहत 1500 से 2500 रुपए पर बच्चा प्रतिपूर्ति राशि देते हैं और यहाँ देते हैं 300 से 500, और वो भी 7 साल हो गए, 1 साल दी है। कभी तो खाता नंबर मांग लेते हैं, कभी खाते नंबर की वेरिफिकेशन मांग लेते हैं। पैसे देने की इनकी नीयत नहीं है। सरकार और प्राइवेट स्कूलों के बीच टकराव के कारण इन मासूम बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। निजी स्कूलों को नोटिस देने और निदेशालय को दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों की सूची भेजने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं इसे लेकर शिक्षा निदेशालय ने 134A के तहत दाखिला लेने से वंचित रहने वाले बच्चों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा निदेशालय ने अब दाखिले की तारीख बढ़ा दी है, यानी अब तक जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया था वो 31 दिसंबर तक अपना दाखिला करवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तारीख बढ़ाने के बाद भी
निजी स्कूल संचालक बच्चों को एडमिशन देंगे या नहीं, या फिर सरकार और प्राइवेट स्कूलों की लड़ाई में इनका भविष्य फिर से खतरे में पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बात करते हैं इस मुद्दे के ऊपर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे कराऊं। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी हमारे साथ हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि शिक्षाविद हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत है आपका। यशपाल यादव जी हमारे साथ हैं, जो कि निजी स्कूल संघ के सचिव हैं, बहुत स्वागत सर आपका। प्रोफेसर विधु रावल भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। संजीव भारद्वाज जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और रजवंत डाहिनवाल जी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। यशपाल जी, शुरुआत में आपसे ही करता हूं सर। एक भावनात्मक पहलू भी होता है पेरेंट्स की तरफ से, बच्चों की तरफ से, आम लोगों की तरफ से, कि जब कोई योजना सरकार की तरफ से बनाई जा रही है और उस योजना का लाभ लेने के लिए जब प्राइवेट स्कूल्स की तरफ टैलेंट जाता है, बच्चे जाते हैं, तो उन्हें निराश होकर वापस ना लौटना पड़े। लेकिन आज एक दलील जो सामने आई निजी स्कूलों की तरफ से कि बीते 7 साल हो गए हैं और सरकार की तरफ से 1 रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। तो यहां पर सवाल जो है वो दो तरफा हो गए। सबसे पहले मैं आपका ही पक्ष जानना चाहूंगा इस पूरे मुद्दे को लेकर। क्या कुछ मामला है ये सरकार की तरफ से जो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है? हम भी बार बार यही बात कह रहे हैं कि हमसे भी भावनात्मक रिश्ता रखें सरकार। ऐसा नहीं रखें कि ये तो आतंकवादी प्रवृत्ति का है, क्योंकि सरकार हमेशा स्कूलों को लेकर उस तरह पेश किया जाता है कि ये तो आतंकवादी प्रवृत्ति का है, और मुझे लगता है कि मीडिया भी उसको एज इट इज दिखा देती है। ये बिल्कुल गलत है। कोरोना काल में प्रत्येक व्यक्ति के, स्कूल संचालक की तो मैं खास तौर पर कहता हूं, पूरा समाज इससे प्रभावित हुआ है, लेकिन स्कूल संचालक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उनकी कमर इस कदर टूट चुकी है, स्कूल चलाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्कूलों को चला रहे हैं, जैसे भी करके। बैंक से लोन लेकर, साथियों से उधार लेकर, दूसरे तरीके से लोन लेकर, प्रत्येक स्कूल के अगर आप ऑडिट रिपोर्ट देख लीजिए, कोई भी स्कूल प्रॉफिट में नहीं चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कहती है कि हम 1 रुपया नहीं देंगे। हम कहते हैं कि हम पिछले बच्चों को नहीं रोक रहे। जो आप पिछले 7 साल में जिन बच्चों का एडमिशन हमारे स्कूलों में हो गए, उनकी बात नहीं कर रहे। उन बच्चों को तो हम पढ़ा रहे हैं, उनका कोई इश्यू नहीं क्रिएट कर रहे। हम कहते हैं नए बच्चों का एडमिशन हम तब देंगे तब आप हमें पिछले 7 सालों का रिम्बर्समेंट दे देंगे। और वो भी रिम्बर्समेंट देने के लिए ऊंट के मुंह में जी रहा है कि 300 रुपए 500 रुपए क्या होता है पूरी साल का, ये कुछ नहीं होता। लेकिन वो भी सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। और पेरेंट्स का हम चक्कर नहीं कटवाते। अगर सरकार का 1 मिनट लगता है, वो कहते हैं कि ठीक है आप अपने अकाउंट नंबर दीजिए, हम पैसा जो भी है, पर सरकार हर बार बजट का रोना रो देती है। जब शिक्षा विभाग से बात की जाती है, शिक्षा मंत्री से बात की जाती है, निदेशालय से बात की जाती है, तो हर बार कह देते हैं कि नहीं इस बार हमारे पास बजट नहीं है, हम अगली बार दे देंगे। और एक बार तो 2017 में 18 में हमसे खाता नंबर मंगवा लिए गए थे कि चलो आप खाता नंबर भेजिए, हम आपका रिम्बर्समेंट करते हैं। खाता नंबर जरूर मंगवाए गए। कई स्कूलों से कहा भी गया कि आपका रिम्बर्समेंट हो चुका है, लेकिन बैंक में अभी तक पैसा नहीं आया, और वहां से क्रेडिट हो चुका। वो कहते हैं कि हमारे अकाउंट से डेबिट हो चुका, आपके में क्रेडिट नहीं होगा। तो गया कहां? हम बार बार चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन कोई उसका समाधान नहीं मिल रहा। तो बच्चों को, जो पिछले 7 साल से जिन बच्चों का एडमिशन कर दिया है, हम उसको मना नहीं कर रहे। हम उसको ना तो निकाल रहे हैं, ना उसके साथ कोई भेदभाव कर रहे हैं, ना उसके साथ किसी प्रकार की जाति हो रही। सरकार से ये अनुरोध है कि हम पे भी भावनात्मक रिश्ता रखे। हम भी उसी समाज का एक हिस्सा है, और हम भी आपकी सेवा ही कर रहे हैं, इस समाज की सेवा ही कर रहे हैं, इस समाज के सेवा में ही लगे हुए हैं। तो हमसे भी भावनात्मक रिश्ता रख के हमारे जो भी पैसे बनते हैं तुरंत हमें दे दिया जाए, ताकि यानी और बच्चों को भी हम अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। ठीक है यशपाल जी, बात यहां पर आ जाती है, अगर सरकार की तरफ से जो बकाया राशि है उसका भुगतान अगर हो जाता है तो स्मूथली सारी प्रोसेस फिर से हो जाएंगी, बच्चों का एडमिशन आसानी से हो जाएगा। ये एक मुद्दा है। उसके बाद दूसरा मुद्दा भी हमने, पर वो कोर्ट में विचाराधीन है, हम उससे सरकार से मांग नहीं कर रहे, क्योंकि सरकार से हमें उम्मीद नहीं है कि किसी विषय पर गंभीरता से बात करती है। क्या है वो दूसरा मुद्दा सर? दूसरा मुद्दा ये है कि ये कहते हैं कि मेरिटोरियस स्टूडेंट हम आपके पास भेजते हैं। बिल्कुल आप अच्छी बात है, मेरिटोरियस स्टूडेंट भेजिए, लेकिन इनके टेस्ट लेने के जो पद्धति है उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। किस तरह के पेपर सेटिंग की जाती है? 5वीं क्लास के बच्चों को दूसरी क्लास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप मेरिटोरियस स्टूडेंट है तो 5वीं क्लास से बच्चे के 5वीं क्लास के क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते? उस पद्धति पर भी हमें क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हमने उसको कोर्ट में चैलेंज किया, हमने सरकार से मांग नहीं की, क्योंकि सरकार किसी मामले को के अंदर आने का जो एडमिशन क्राइटेरिया है उसे लेकर भी एतराज है यहां पर। जी बिल्कुल।
बिल्कुल उसको लेकर भी हमें ठीक ऐतराज है। है, लेकिन कोर्ट में विचाराधीन है ये मुद्दा, ठीक है। तुरंत उस पर फैसला ठीक है, हो मैं जाए। रावल साहब के पास आता हूं। विदु जी, बड़े दुख की बात है, मैं सुन रहा था अभी किस प्रकार यशपाल जी, जो कि मैं मानता हूं कि अगर ये निजी स्कूल संचालकों के प्रतिनिधि हैं तो खुद भी निजी स्कूल संचालक हैं, इनका जो सारी बातचीत का जो टोन था, ये इस प्रकार से शिक्षा के मंदिर को जैसे एक व्यापारिक अनुष्ठान बनाने का प्रयास हुआ। ये सारी की सारी व्यापारिक बात हो रही थी, लेकिन मैं इन्होंने जो बातें कही उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। ये बिल्कुल झूठ और गलत कह रहे हैं, मैं खेद के साथ ये झूठ शब्द बोल रहा हूं। ये कह रहे हैं कि इन्हें 1 रुपए का रिम्बर्समेंट नहीं हुआ, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019 इसमें इनके पास 55 करोड़ 36 लाख रुपए इनको रिम्बर्स कर चुकी है सरकार। और रिम्बर्समेंट का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला 2016 में इन्होंने जो एग्री किया था उसी के आधार पर है। और वो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और तत्कालीन शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी के साथ इन्होंने बैठकर जो फॉर्मूला तय किया था, जिसमें पहली से लेकर 6वीं तक के जो रूरल स्कूल के बच्चे हैं उनको 300 रुपए पर मंथ पर स्टूडेंट, 500 रुपए अर्बन स्कूल के पर मंथ पर स्टूडेंट। इसी प्रकार से 6वीं से 8वीं तक के 500 रुपए रूरल स्कूल के बच्चों को और अर्बन के लिए 700 रुपए। इसी प्रकार से 8वीं से लेकर 10वीं और 10वीं से लेकर 12वीं के जो गवर्नमेंट स्कूल की फीसिस हैं, ये सरकार ने अपनी तरफ से, भाजपा की सरकार ने अपनी तरफ से पहल की थी। जबकि राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो कहता है कि इनको सरकार को कुछ भी नहीं देना है, केवल स्टूडेंट्स से ये पहली से लेकर 8वीं तक कोई फीस नहीं ले सकते हैं और 8वीं से लेकर 12वीं तक कहीं 25 रुपए है, 8वीं से लेकर 10वीं तक, और 10वीं से लेकर 12वीं तक 50 और 75। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो 50 और अगर आप साइंस और कॉमर्स लेते हैं तो 75। लेकिन हमने इससे ओवर एंड अबव जाकर, क्योंकि हम बच्चों का भविष्य देख रहे थे, हमने कोई हस्तक्षेप नहीं की, हमने इनके साथ बैठकर समझौता किया, भाई आप जो है इन बच्चों को अपने साथ आने दीजिए। केशव जी, एक बात को समझना पड़ेगा इस विषय पर हमें, ये केवल गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने तक सीमित नहीं है मामला, ये मामला कल्चर मिक्सिंग तक है। और जो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, ये भेदभाव नहीं छोड़ रहे हैं, ये गरीब बच्चों के किस प्रकार भेदभावपूर्ण इनका रवैया है, दिक्कत वहां पर है, दिक्कत फीस की भी नहीं है। ये हम जो कल्चर मिक्सिंग करना चाहते हैं, गरीब बच्चा जब अमीर बच्चे, और गरीब बच्चा कोई नहीं होता, गरीब अभिभावकों का बच्चा जब जो है अमीर अभिभावकों के बच्चे के साथ बैठेगा, पढ़ेगा, तो कल्चर मिक्सिंग हो गई, हम उसको एनकरेज करना चाहते हैं। लेकिन ये किस प्रकार से एक व्यापारिक अनुष्ठान बनाकर ठीक है, ये बड़ा आरोप है प्रोफेसर साहब जो आपने लगाया है, निश्चित तौर पर एक बड़ी बहस का मुद्दा भी है, बात करेंगे इन तमाम मुद्दों के ऊपर। यादव साहब, मैं लूंगा एक बार सबसे इनिशियल कमेंट ले लेते हैं। केवल एक बात और रख दूं, केवल एक बात। ठीक है, जल्दी से रखिए सर, फिर मैं सभी के पास एक बार आता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। और इन्होंने जो ग्राउंड बताया ना, ये ग्राउंड ही बिल्कुल गलत है। 1 अप्रैल 2015 को माननीय हाई कोर्ट ने खुद आदेश किया कि चाहे रिम्बर्समेंट हो चाहे ना हो, इसके बावजूद भी आप एडमिशंस को, यू कैन नॉट डिनाई एडमिशन, ये हाई कोर्ट ने इनको आदेश दिया। ये हाई कोर्ट की भी अनुपालना नहीं कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बावजूद भी रिम्बर्समेंट कर रहे हैं। गलत बहानेबाजी है, मामला दूसरा है, मामले को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मैं सभी के पास आता हूं एक एक कर। मैं संजीव भारद्वाज जी से पहली रिएक्शन लेता हूं इस पूरे मुद्दे पर। सबसे पहले संजीव जी। केशव जी, मैं आपके माध्यम से प्रोफेसर विदु रावल जी से, अपने साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, जो बात ये प्राइवेट स्कूल्स के ओनर्स के बारे में कह रहे हैं या प्राइवेट ऑनर्स स्कूल के जो मालिक हैं वो इनके बारे में कह रहे हैं, मेरा तो एक साधारण सा क्वेश्चन है कि भाई कोई भी दिक्कत चाहे स्कूल के ऑनर्स की तरफ से हुई हो चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हुई हो, गरीब बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे उस बात से सफरर क्यों हो? 9 महीने हो गए, 9 मंथ्स हो गए, ये सेशन पूरा होने वाला है और अब तक कहीं ना कहीं कोई से का तो फेलियर है ही ना, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स के ऑनर्स का है चाहे वो गवर्नमेंट का है। इस बात में मुझे विदु रावल जी हमेशा ये शो करते हैं कि 7 साल पहले तो यहां कोई कानून नहीं था, कोई सरकार नहीं थी, सब कुछ इस सरकार में हो गया।
मैं आज उनकी बात ये मान लूंगा, मुझे बता दें कि 9 महीने में मैं बता दें 9 महीने में क्या किसकी गलती माने, ये बच्चे क्यों सड़कों पे आ गए हैं, ये क्यों सफर हो रहे हैं, मुझे बस सिर्फ इतना बता। मैं बता देता। ठीक है, मैं जवाब लूंगा, मैं सबसे जवाब लूंगा, लेकिन एक पहले इनिशियल कमेंट ले लेता हूं। मैं रजवंत जी आपके पास आता हूं, फिर सुभाष जी के पास आऊंगा। देखिए, जो बात आज जो अभी संजीव कुमार जी कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कही है कि सरकार और प्राइवेट स्कूल संचालकों का आपसी मतभेद है, क्या मामला है, ये बैठ के सुलझाएं। इसमें झेलना किसको पड़ रहा है? गरीब अभिभावकों को और उनके बच्चों को झेलना पड़ रहा है। ये दिसंबर का महीना चल रहा है, अब तक उन बच्चों का एडमिशन तक नहीं हुआ है। तो अपने आप में सोच के देखें, ये कौन सा कल्चर मिक्स करने की सोच रहे हैं। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनका एक बार का तो टेस्ट भी हो चुका है, जो 6 मंथ का जो टेस्ट होता है वो तो हो भी चुका है। अब बचा क्या है? अब ये तो 2 महीने के लिए उनको टेम्परेरी एडमिशन शो करना चाह रहे हैं, ये अपनी पीठ थपथपाना चाह रहे हैं कि हमने आरटी के तहत बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने की बात कही है, लेकिन एडमिशन हो नहीं पा रहे। मैं आपको अपने रेवाड़ी जिले की बता रहा हूं, जहां पे ये मामला बड़े अच्छे स्तर पर उठा था कि वहां पे डीसी साहब के रूम के सामने सेक्रेटरीट में और बच्चों की क्लास लग रही है। वहां पे आके डीओ साहब ये कह देते हैं कि भाई मैं प्राइवेट स्कूल संचालकों से बात करूंगा, लेकिन उसके बावजूद वहां पे बच्चे भी बैठे हैं, डीसी साहब भी बैठे हैं, सारे अधिकारी वहां पर हैं, उसके बावजूद भी अगर उनकी सुनवाई नहीं होती तो वो कमी किसकी है? प्रशासन की और सरकार की। निजी स्कूल संचालकों पर अगर कोई शिकंजा होता तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि सरकार का कोई आदेश और वो ना माने। लेकिन ये सिर्फ इस वजह से उनके भी बेलगाम, वो भी इस वजह से है क्योंकि सामने वाले लोग कौन है? वो गरीब अभिभावक हैं, गरीब बच्चे हैं, उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो मैं हरियाणा न्यूज को इस चीज के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने आज का जो मुद्दा उठाया है, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, उन गरीब बच्चों के लिए उठाया है। लेकिन इसके बावजूद भी, और जिस प्रकार से विदु रावल जी कह रहे हैं कि हमने तो इनको पेमेंट कर दी, और निजी स्कूल संचालक के जो प्रतिनिधि बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई पेमेंट। केशव जी, मैं जवाब। ठीक है, मैं आता हूं सर, मैं आता हूं। रजवंत जी, आपका कनेक्शन एक बार लॉस्ट हो गया है, मैं जब आप जुड़ेंगे तो मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक बार सुभाष जी से मैं इनिशियल कमेंट ले लेता हूं, क्योंकि शिक्षाविद है, गहराइयों को मामलों को अंदर से समझते हैं, जानते हैं। सुभाष जी, ये बात तो जायज है कि जब 2 पक्षों की लड़ाई है, जो तीसरा मासूम पक्ष है, जैसा कोई कसूर नहीं है, जो लाभान्वित है होने वाला है, वो पिसता चला जा रहा है। सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज को बधाई देता हूं, आपने पहले भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और आज 24 जो डेट थी उसको एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर कर दिया है। बच्चे हर जगह पूरे हरियाणा में, चाहे वो रूरल है चाहे वो शहर है, बच्चे घूम रहे हैं, पेरेंट्स घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये गरीब बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स भी अनपढ़ हैं। वो कहां पे जाएं, उनके दस्तावेज क्या हों, उन्हें कौन संभालेगा? जिला प्रशासन, बीईओ सरकारी विभाग है, दे डोंट केयर। ये ड्यूटी सरकार की है, सीधी बात है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन कहां है? यही राइट टू एजुकेशन है। बच्चे ने करनाल का, मैं न्यूज देख रहा था, 60 में से 60 नंबर लिए हैं और उसका एडमिशन नहीं हो रहा। ये पूरे हरियाणा में यही है। ये सिर्फ वही बात है, डिस्प्यूट, इट इज इन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, और इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये एक दिन प्रोसेस थोड़ा चलती है। 7 दिन और दे दिए गवर्नमेंट ने। 7 दिन तो बहुत होते हैं। 7 दिन में जहां भी डिस्प्यूट्स हैं, जहां भी कमियां हैं, उसको रिमूव कर लो। और जो बच्चे हैं, कोई वंचित ना रहे, गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी जो प्राइवेट अच्छे एसोसिएशन है, ये भी सारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी राजनेताओं के हैं, बिजनेसमैन के हैं, जहां पे कुछ स्कूलों में तो लाखों रुपए फीस होती है। ऐसी बात नहीं है, हजारों रुपए फीस होती है और गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है। बट ये अगर गवर्नमेंट ने कोई प्रावधान किया है तो ये दोनों मिलके उसको बैठ के सेटिंग की जा सकती है। ये कमी क्यों है, कमी सुधारे सरकार, ये इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही तो करेगी। अब बच्चे इसे मलहम कौन लगाएगा, इस समस्या को हल कौन करेगा? ये गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, मैं आता हूं। अब मैं यशपाल यादव जी के पास आता हूं। यशपाल जी, अब आप जवाब दे सकते हैं रावल साहब के सवालों का, फिर मैं उनके पास चलूंगा। रावल साहब ने एक बात प्रमुखता से उठाई है कि राइट टू एजुकेशन में ये है कि ये पैसे नहीं ले सकते हैं, और इन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये पैसे नहीं ले सकता है, पैसे का कोई डिस्प्यूट नहीं है। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा सर। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि अगर किसी भी कारणों से भुगतान ना हो पाए तो इसमें बच्चे की पढ़ाई जो है वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
तो एडमिशन नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता, हाई कोर्ट ने कहा है, लेकिन उसी बात का सहारा लेकर ये लोग पैसे देने से मना कर देते हैं कि आप एडमिशन से तो मना कर नहीं सकते हो। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने 55 करोड़ 36 लाख रुपए दिए हैं। अब ये आंकड़े कहां से लेकर आए हमें नहीं पता, सरकारी लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत है। ये हर बार ये कहते हैं कि हमारे खाते से तो पैसे डेबिट हो चुके जी, लेकिन किसके खाते में चले गए हमने तो पता ही नहीं, आज तक हमारे खाते में तो 1 रुपया नहीं है। सोर्स क्या है आपके आंकड़ों का? कोई सोर्स नहीं विदुर जी के पास। मैं सीधा पूछ लेता हूं ना, ये बड़ा आरोप है, मैं सीधे पूछ लेता हूं। यादव साहब मैं आता हूं, विदुर जी सोर्स कहां है? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि आप आंकड़ा दे रहे हैं, रकम नहीं दे रहे हैं। नहीं, सोर्स जो है खुद सरकार है जिसने डिस्पर्स किया है ये 55 करोड़ 36 लाख रुपया। दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं, ये मुझे वो क्लेम बता दें जिस क्लेम के आधार पर अब तक इनकी रिम्बर्समेंट नहीं, उस क्लेम का नंबर बता दें मुझे। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमने मांगे थे, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं दिए, लेकिन हमने पैसा डिस्पर्स किया है और पैसा जब डिस्पर्स होता है तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पहुंचता है। अभी जो रावल जी एडमिशन के लिए बच्चों को आप भेजते हैं, आपसे बिल लगाने की जरूरत क्या है? आप एडमिशन के लिए आप ही बच्चे भेजते हैं, आपकी सरकार भेजती है, हम तो बच्चे का टेस्ट नहीं लेते, आप ही बच्चे को भेजते हैं, तो फिर हमें बिल लगाने की जरूरत क्या है? बार बार हमारे डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा क्यों करवाते हो? राइट टू एजुकेशन पर भी मैं आपका जवाब देना चाहता हूं सर। राइट टू एजुकेशन में आपने ये कहा, राइट टू एजुकेशन के बारे में मैं बात आपको क्लियर कर देता हूं कि राइट टू एजुकेशन में ये बात है कि हम पैसा ले सकते हैं सरकार से, सरकार को देने चाहिए, परंतु आपने राइट टू एजुकेशन को डिनाई किया है आपकी सरकार ने। राइट टू एजुकेशन के तहत आप एडमिशन कराने के लिए मना करते हैं। राइट टू एजुकेशन में ये कहा गया है कि 25% बच्चे, 25% बच्चे, वहां 10% बच्चों की बात नहीं होती, वहां 25% बच्चों की बात होती है। 25% बच्चे हमें फ्री में पढ़ाने होते हैं और हम आज भी फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप राइट टू एजुकेशन को कंप्लीटली लागू कर दीजिए। कंप्लीटली लागू आप इसलिए नहीं कर सकते कि आपको पैसे देने पड़ेंगे और आप पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों पैसा नहीं देना चाहते? आपके स्टेट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको सुविधाएं दे रहे हैं, आपके सरकारी स्कूल तो इस लायक है नहीं कि बच्चों को पढ़ा सके। हम जब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप मुंह मोड़ लेते हो। आप सरकारी स्कूल में 4,000 के करीब 40,000 के करीब एक बच्चे पर खर्चा कर देते हैं तकरीबन पूरे साल में। अगर हम आपसे 4,000 भी मांग लेते हैं तो आपको पता नहीं। ठीक है, ये सवाल मैं पूछ लेता हूं उससे। रावत साहब जवाब दीजिए, सवालों की लिस्ट आपने बना ली है जी। एक तो इनका कहना कि इनके पास रिम्बर्समेंट नहीं आई, बिल्कुल गलत है, मैंने आंकड़ा दे दिया। दूसरी बात आपको बता दूं, 2019-2020 के लिए हमने इनको टाइम दिया था कि आप अक्टूबर-नवंबर के बीच में अपना जो क्लेम है वो क्लेम दे दीजिए हमें, आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमें दे दीजिए, हम पैसे को डिस्पर्स कर देते हैं। मैं और आप जब बात कर रहे हैं, मैं डिपार्टमेंट के आंकड़े के अनुसार ही बात कर रहा हूं, हम और आप जब बात कर रहे हैं तो लगभग 16 करोड़ के करीब जो है 2019-20 का जो है वो इनका बना है, जिसमें से 13 करोड़ के करीब जो है, मैं एग्जैक्ट फिगर आपको कोट कर देता हूं इफ यू परमिट मी। बिल्कुल जी। जो जी 13 करोड़ 60 लाख 13 करोड़ 60 लाख तो मंडे या ट्यूसडे को भी डिस्पर्स कर दिए जाएंगे। ये क्यों 13 करोड़ 60 लाख हो रहे हैं और 16 करोड़ कुछ नहीं हो रहे? क्योंकि ये लोग अपना नंबर ही नहीं देते। देखिए, सरकार सरकारी हिसाब से चलती है, सरकार का पैसा नहीं होता, जनता का पैसा होता है। वो किसी अकाउंट नंबर जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं हम कर पाएंगे कि फला जगह का है या नहीं है, तो सरकार किसके अकाउंट में पैसे डाले? यहां पर बैठे हुए स्टूडियो में बैठे हुए यशपाल जी की जेब में तो नहीं डाल सकते, हमें तो अकाउंट नंबर चाहिए ना, वो नहीं देते। हम दूसरा इनसे कहते हैं कि आपने यूटिलाइजेशन जो किया है उसका सर्टिफिकेट दे दीजिए, वो नहीं देते। लेकिन इनका कहना कि 7 साल से 1 रुपया भी नहीं दिया, गलत बात है। एक बात के लिए और मैं चिंता व्यक्त करना चाह रहा हूं, यहां पर एक के बाद एक सभी लोग एक बात कह रहे हैं कि ये झगड़ा सरकार और निजी स्कूलों के बीच में है। केशव जी, ये झगड़ा निजी स्कूलों और गरीब अभिभावकों के बीच में है। सरकार चट्टान की तरह गरीब अभिभावकों के साथ खड़ी है। ये स्कूल और अभिभावकों का झगड़ा है। जो अभिभावक कोर्ट में ना जाएं, उससे पहले सरकार अभिभावकों की मदद कर रही है। इस बात को समझना, सरकार इसमें पार्टी नहीं है, ये किसी भी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन को, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार खड़ी है इनके साथ अभिभावकों के लिए। विदुर जी ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं सर, ये किसी भी तरह से डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन को, लेकिन एडमिशन तो डिनाई हो रहे हैं ना सर। अब इसका खामियाजा जो बच्चे भुगत रहे हैं उसकी जवाबदेही किसकी होगी? नहीं, उस पर कानूनी पहलू क्या है? आपके चैनल पर मैं बता रहा हूं केशव जी, आपके शो पर मैं ये बात बता रहा हूं
कि जो स्कूल जो है कोर्ट के आदेशों की अनुपालना नहीं कर रहे हैं, जो किसी एक भी अभिभावक को डिनाई कर रहे हैं, इनका एग्जाम्पल सेट किया जाएगा, इन पर कार्रवाई होगी और ये इस प्रकार से मनमानी नहीं कर सकते, इस प्रकार से गुंडागर्दी नहीं कर सकते, इस प्रकार से गरीब अभिभावकों का दमन नहीं करने देंगे। सरकार चट्टान की तरह जो है गरीब अभिभावकों के साथ खड़ी है और इसलिए कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उनको एक छोटी सा आंकड़ा उनको भी दे दूं। हाँ रावल साहब, एक सवाल ये भी है, आप साइकोलॉजी को नहीं समझते। एक सवाल ये भी है, आप यशपाल जी जो पूछ रहे हैं, मैं पूछ लेता हूं सर ये सवाल। जवाब देने दो रावल साहब, प्रचार करने दो। इतना समय आखिर लग क्यों गया? जब सेशन की एंडिंग का समय है उस समय तो एडमिशंस की तारीखें बढ़ाई जा रही हैं सर। नहीं, मैं बताता हूं। देखिए 1 दिसंबर तक तो हमने कोरोना महामारी के चलते हुए हमने स्टूडेंट्स को कर्टेल किया हुआ था, तो 134A का वाला मामला चल ही नहीं सकता था। 5 दिसंबर के करीब तो हमने टेस्ट लिए हैं। हम जानते हैं कि 18 साल से अधिक आयु के टेस्ट लिए, लेकिन सर वो दूसरी किस्तों वाले टेस्ट लिए ना, जब पहली में एडमिशन नहीं पूरे हो पाए तो। मैं एक बार मैं कंप्लीट कर रहा हूं जी। हाँ। हमारा दुर्भाग्य रहा, देश का दुर्भाग्य रहा, बच्चों का दुर्भाग्य रहा कि जो हमारी फर्स्ट और सेकंड वेव है वो दोनों बार कोइंसाइड कर गई उस टाइम से। मैं कोरोना की वेव की बात कर रहा हूं, वो कोइंसाइड कर गई एडमिशंस के टाइम से। मार्च 2020 में लॉकडाउन लगाया गया था, वही मोटा मोटा टाइम होता है एडमिशंस का। इसी प्रकार से इस बार भी अप्रैल के शुरू में ही जिस प्रकार से सेकेंड वेव का प्रकोप रहा, स्कूल्स को बंद करना पड़ा। तो एक तो ये विषय है। दूसरा, 18 साल से अधिक के लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। जो 18 साल से कम के ये बच्चे हैं, 12वीं तक का बच्चा जो 18 साल का नहीं हो पाता, तो इस वजह से हमने स्कूल्स के अंदर बड़ी रेगुलेटेड टर्म्स में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ साथ। ठीक है, यानी कि आपका ये कहना है कि ये कोरोना का जो समय था इसके चलते देरी हुई, इसके चलते देरी, लेकिन इसके तुरंत बाद हमने देखिए केवल उन बच्चों के लिए देरी हुई है जो फ्री में पढ़ने वाले बच्चे थे, जो आईटी के तहत पढ़ने वाले बच्चे थे, उनके लिए देरी की। रजवंत जी, कभी तो जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाया कीजिए, कभी कभी एक विषय पर तो हमेशा राजनीति मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि 15 दिन के बाद तो छोटे बच्चों को स्कूल में बुलाने लग गए थे। आप मतलब सरकार से आपकी नाराजगी मैं बिल्कुल जायज मानता हूँ, सरकार के साथ आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। सरकार की नाकामी है जिसकी वजह से आप बच्चों को इंटरेस्ट नहीं दे रहे। आज ना राजनीतिकरण करना नहीं चाह रहा, मेरे पास बता दूं तो मैं मैं राजनीतिकरण की बात नहीं कर रहा, मैं राजनीतिकरण मैं पक्ष में ही हूँ। ये सरकार की ही नाकामी है कि जिसकी वजह से आज उन बच्चों को झेलना पड़ रहा है। रजवंत जी, आप ये सरकार की नाकामी, अगर सरकार आपको पेमेंट समय पर दे देती तो ये आज दिक्कत नहीं आती। आप बाज नहीं आएंगे राजनीतिकरण करने से, और मुझे फिर ऐसी बातें करनी पड़ेंगी जो कड़वी लगेंगे आप। ठीक है सर, मैं आता हूँ सर, मैं आता हूँ, मैं सबके पास आता हूँ। ठीक है रावल साहब, आप खोलना रावल साहब, विदु जी, रजवंत जी, मैं आता हूं। मेरे साथ रेणु गोयल जी भी जुड़ गई हैं, जो कि खुद एक अभिभावक हैं, और मैं उन्हीं से जान लेता हूं कि पूरा मसला क्या है, आखिरकार गड़बड़ कौन कर रहा है, कहां परेशानी आ रही है। रेणु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आसान शब्दों में बात करें और सीधे सीधे पूछा जाए तो किसकी गलती के कारण ये प्रोसेस इतना ज्यादा डिले हो रहा है? ये देखिए, जैसे अभी कोरोना था, कोरोना के चलते हुए इन्होंने कहा कि स्कूलों को आगे एक्सटेंड कर दिया जाए, बच्चों की जैसे वो उनकी परीक्षा वगैरह सारी पोस्टपोन हो गई है। लेकिन इसमें कुछ तो कोरोना का था, बाकी स्कूलों का भी काफी ज्यादा लैग किया है। अगर बच्चों को स्कूल में नहीं गया लेकिन फीस उनकी पूरी ली गई, और पेरेंट्स के ऊपर पूरा बर्डन रहा कि फीस आपको डिपॉजिट करानी है, अदरवाइज बच्चों को निकाल दिया जाएगा। अगर बच्चों का एडमिशन होगा तो आपको स्कूल की ड्रेसेस वगैरह भी स्कूल से लेनी है, किताबें भी स्कूल से लेनी है, आपको शूज भी स्कूल से लेने हैं। जो बर्डन रहा पेरेंट्स के ऊपर वो दुगना हो गया। हालांकि बच्चे स्कूल में गए हैं, नहीं गए हैं, कभी जाना हुआ, कभी खोल दिया, कभी बंद कर दिया, उनको स्कूलों को बंद कर दिया गया, इस टाइप से करते रहे। लेकिन जो फीस का स्ट्रक्चर था वो उतना ही रहा और बढ़ भी गया है स्कूल का स्ट्रक्चर। तो इसमें प्रशासन की भी उतनी कमी है, और कोरोना तो एक वो है, सिस्टम है। अभी भी जैसे अब थर्ड वेव आ गई है, अभी भी ये दिसंबर में आई है, तो आगे भी सारा कुछ पोस्टपोन होना है। लेकिन यानी कि ये ईडब्ल्यूएस वाला मामला जो था वो डिले अगर हुआ तो इसमें प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का कारण है, आप ऐसा कह रही हैं? हाँ जी, अगर
बच्चों के एडमिशंस डिले हुए, समय से नहीं हो पाए। हाँ जी। तो उसमें प्राइवेट स्कूल जिम्मेदार है, आप ऐसा कह रही हैं? हाँ जी, स्कूल भी जिम्मेदार है पूरे, क्योंकि उनको टाइम पे एडमिशन लेना चाहिए था। फीस उन्होंने टाइम पर ली सारी। जब भी फीस की बात आई तो फीस उन्होंने हमेशा टाइम पर ली बच्चों की। हम 134 के बारे में बात कर रहे हैं और 134 पर ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छी बहस होगी। पहलू तो सारी आप फीस का मैटर तो भी 134 में फीस का कोई मैटर नहीं आता। 134 से सर फीस की अगर बात आ रही है वो सब मिले जुले प्रोसेस हैं, वो सब मिले जुले चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इन्होंने तो खड़ी हुई बसों के फ्यूल चार्जेस भी लगाकर भेज रखे हैं। ये भी एक बात थी। माननीय रावल जी, आप लोगों ने भी खड़ी हुई बसों के पैसेंजर टैक्स तक लिए हमसे, रोड टैक्स तक लिए। खड़ी हुई बसों के कौन देता है? आपने लिए, आपने सभी चीजें ली है। नहीं रावल जी, हमारी बसों में आपने सड़कें इस्तेमाल नहीं की, हमारी बसों में कोई पैसेंजर नहीं बैठा। फिर पैसेंजर किस बात के लिए? और सबसे बड़ी बात तो ये रावल जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो है बच्चों को पैसेंजर समझते हो। किसी भी सरकार ने किसी भी युग में बच्चों को पैसेंजर नहीं समझा। आपने बच्चों को पैसेंजर समझा और बच्चों को टैक्स लगाया। और फिर आप कहते हो शिक्षा महंगी हो गई। शिक्षा तो आपने महंगी की है, बच्चों को आप पैसेंजर कैसे समझ सकते हो? ट्रांसपोर्टेशन फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चों को चार्जेस की बात कर रहा हूँ। बच्चों डीजल कहाँ चल गया? माननीय रावल जी, क्या बच्चे पैसेंजर सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। क्या बच्चे पैसेंजर पैसेंजर समझते हैं? मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं ना, मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं इस चीज को। यशपाल जी, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। सर ठीक है, मैं आपसे मोटा मोटा जानना चाहूंगा, सम्मानजनक तरीके से पूछ रहा हूं सर। इसमें ऐसा नहीं है कि मेरी कोई इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच है इस चीज को लेकर। यशपाल जी, एक स्कूल की जो टोटल इनकम है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन और टीचर्स की सैलरी, इनके ऊपर खर्च होता है? मैं मोटा मोटा जानना चाह रहा हूं आपसे। ट्रांसपोर्ट चार्ज हम अलग से लेते हैं, जिसको जो ट्रांसपोर्ट पर ही खर्च होता है। ट्रांसपोर्ट से कोई इनकम नहीं है स्कूल की। नहीं, वो मैं एग्री कर रहा हूं। मेरा सवाल है सर कि जो पूरी स्कूल की इनकम होती है बच्चों की फीस के जरिए, उसका कितना प्रतिशत हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन और टीचर्स की सैलरी इस पर जाता है? 20%, 30%, 40%, कितना हिस्सा? मैक्सिमम तो स्टाफ की सैलरी पर जाता है। जो परसेंटेज बताइए तकरीबन। आप 90 से 80 से 90% के बीच तो, और बाकी मेंटेनेंस चार्ज, बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, इंटरनेट के बिल, और जो है टूट फूट पर चला जाता है, डेस्क बेंच पर चला जाता है। बाकी तो कितनी तरह की चीजें वो सारे होने चाहिए। हाँ, स्कूल कौन से फायदे में चल रहे हैं? सर क्या मुझे सर 5-7 स्कूलों का नाम छोड़ दीजिए जो 5 स्टार स्कूल अपने आप को कहते हैं। उसके अलावा किसी भी स्कूल का, आप मिडिल क्लास के स्कूल का आप उठा लीजिए, छोटे स्कूल को उठा लीजिए, वो कोई भी बेनिफिट फायदे में नहीं चल रहे, वो नुकसान में चल रहे हैं। आप केवल और केवल 5, 7, 10 स्कूलों के नाम गिनवा के रजवंत जी का सवाल ले लेते हैं। अगर स्कूल नुकसान में चल रहे हैं तो सर मजबूरी क्या है स्कूल चलाने की? फिर सर नुकसान में कोई घाटे में कोई बिजनेस क्यों चलाएगा सर? सर अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए, सामाजिक जिम्मेदारी एडमिशन के टाइम पे कहाँ थी? सामाजिक जिम्मेदारी है तो फिर एडमिशन के टाइम भी तो आनी चाहिए। ये सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हम इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि हम गरीब बच्चों का एडमिशन लेने के लिए सरकार तो है ही गलत, सरकार की तो नाकामी है ही है सर। सरकार की तो नाकामी है ही है। आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए ना, सरकार को कटघरे में हम खड़ा करेंगे। सरकार 300 रुपए देती है और वो 300 रुपए देने से भी मना कर, एक बच्चे पे लेते हैं ना सर। इससे ज्यादा नालायकी की बात क्या हो सकती है? सरकार पूरी साल में एक बच्चे के 300 रुपए तक नहीं दे सकती। मतलब इससे ज्यादा न लगे। और अपने बच्चे पर ये 40-40 हजार रुपए खर्च करते हैं। एक सरकारी स्कूल के बच्चे पर 40 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं और हमें कहते हैं कि आप 300 रुपए में पढ़ाइए। किस तरह से पढ़ाए जा सकते हैं? और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है वो तो यशपाल जी आंकड़े रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 19-20 का 16 करोड़ रुपए बना था, 13 करोड़ रुपए कुछ दिया गया है। अगर जो भुगतान बचता है वो इसलिए बचता है क्योंकि आपकी तरफ से एक अकाउंट नंबर नहीं दिया गया। सर 16 करोड़ आप उनको काटिए। आप, मैं चाहता हूं कि आप उनको झूठा प्रूव करें, लेकिन आप कीजिए तो सही सर। मैं तो प्लेटफॉर्म दे रहा हूं आपको बात रखने के लिए। और केशव जी, मैं एक और बात जानकारी में डालना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता साहब भी हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, संजीव भारद्वाज जी मेरे दोस्त भी हैं। संजीव भारद्वाज जी को ये बताना चाहता हूं कि ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना जी, ये 2009 का आया हुआ है और 2010 में 2009 से ही लगातार जो है आप लोग इसको डिले करते रहे। 134A के जो कानून बने हैं ना, जो रजवंत जी बहुत कुछ बोल रहे थे अभी, ये 1995 का जो एक्ट है स्कूल शिक्षा नियम के तहत जो है 2003 में बन गए थे।
लेकिन आप 134 लागू नहीं कर पाए। आप यहां पर बैठकर दोनों पार्टियां प्रवचन दे रही हैं और उस पार्टी को प्रवचन दे रही हैं जो कि धारा के बहाव के विरुद्ध जाकर जिसने अपनी सरकार में लागू किया, और जब निजी स्कूलों ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर लागू नहीं करेंगे, तो हमने आगे कहा कि सरकार बर्डन लेगी। ये जिसको 300 कम बता रहे ना, मैं बता देता हूँ, बता देने दो, ये जो आपने जो बात कही है उस समय मेरी नहीं, आप रजवंती उस समय सरकारी स्कूलों की स्थिति आपको पता है क्या थी? उस समय सरकारी स्कूलों में आपको पता ही नहीं है। आप डिबेट को डिरेल करेंगे क्या? देखिए ये चोर मचाए शोर का उत्कृष्ट उदाहरण है। आप हमें उत्कृष्ट उदाहरण है चोर मचाए शोर का। और हमारे प्रोफेसर साहब रावल साहब प्राइवेट स्कूलों से पैसे लेते थे ये लोग, ये जानबूझकर गरीब के अधिकार का हनन करते रहे। ठीक है। और आज यहाँ पर आकर भाषणबाजी कर रहे हैं। ठीक है, मैं संजीव जी से आपके डाटा रावल भाषणबाजी नहीं है, उस समय सरकारी स्कूल का रिजल्ट क्या था? हमें बुलाया क्यों है जब इन्हीं ठीक है, यशपाल जी अपनी बात करें। मैं एक बार यशपाल जी के पास आता हूँ, फिर आ रहा हूँ। यशपाल जी, माननीय रावल जी, आपका डाटा बिल्कुल गलत है। 2009 में राइट टू एजुकेशन आया, हरियाणा में 2011 में लागू हुआ, लेकिन हरियाणा सरकार ने पूरी तरह से लागू नहीं किया। 2012 माननीय रावल जी 134 से तो आया ही 2012 में। आप किस चौटाला सरकार की बात कर रहे हो? 2012 में आया है, 2013 में पहली बार उसका एडमिशन शुरू हुआ, 2014 में आपकी सरकार आ गई थी। फिर आप किस पर बयान कर रहे हैं कि दूसरी सरकार, ठीक है, दूसरी सरकार भी अच्छी नहीं है हमारी, दूसरी सरकारों ने भी अच्छे काम नहीं किए, मैं उनकी तरफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 134 का मामला तो पूरी तरह आप पर जाता है। आप पूरा होमवर्क करके नहीं, आपके पास डाटा नहीं है, आप बिना डाटा की बात कर रहे हैं। आप बिना डाटा की बात कर रहे हैं सर। नहीं सर, आप बरगलाने का काम मत कीजिए जनता को, क्योंकि आपकी सरकार का हमेशा जो है बरगलाने का काम। रावल साहब, मैं उनका सवाल ले लेता हूँ। मैं यशपाल जी, और हम एजुकेशन का काम कर रहे हैं, करते रहेंगे हमेशा के लिए। आप हमारा गला घोट दीजिए, हमें फांसी पर लटका दीजिए, तब भी हम एजुकेशन का काम करते, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे, पढ़ाते रहेंगे, लेकिन आप अपने जिम्मेदारी से कर रहे हैं, इस बात को मानते नहीं हैं। यशपाल जी, आप अपने, ठीक है, रावल साहब एक मिनट। यशपाल जी, आप सर बहुत जिम्मेदार और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपने जो अभी सामाजिक कर्तव्य की बात की है कि सरकार के सामने कहा कि गला घोट दीजिए, हम फिर भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहेंगे। सर, मैं पत्रकार होने के नाते आपको आश्वस्त करता हूं, सरकार आपका गला नहीं घोट पाएगी, लेकिन आप हमें आश्वस्त कर दीजिए कि 31 दिसंबर की जो तारीख है अब वो लेट नहीं होगी। सर, कोई लेट नहीं करा। सरकार एक बार हमें ये कहे, अब तो 7 दिन है, आपके स्कूलों के दरवाजे अगर बंद रहेंगे तो सर दिक्कत होगी। आप दरवाजे खोलिए। सिर्फ 16 करोड़ इनको देने। देखिए, अपने मुंह से ये बता रहे 16 करोड़ हमें देने। 13 करोड़ 16 करोड़ सरकार के लिए क्या मायने रखता है? सर, वो कह रहे 13 दे दीजिए, वो तो कह रहे 13 दे दीजिए। चलो आप दे दीजिए 16 करोड़, ठीक है। और सुनिए सर, यशपाल जी, मैं हरियाणा न्यूज जो है आपसे जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता है, अगर 1 दिसंबर को आपने दाखिले पूर्णतः कर दिए और आपका भुगतान अगर नहीं हुआ, तो मैं आवाज उठाऊंगा प्राइवेट स्कूलों के पक्ष में कि सरकार उनका एक एक पैसा जो है उन तक पहुंचाए, और विदु जी उस दिन जवाबदेह होंगे इस बात के लिए। लेकिन सर, आप ये आश्वस्त कीजिए कि इस बार बच्चों के लिए दरवाजे बंद नहीं होंगे स्कूलों के। बच्चे के लिए अब भी दरवाजे बंद नहीं है। बच्चे को हम अब भी एडमिशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उस कारण से रुक रहे हैं। सिर्फ आप 5-7 स्कूलों को उदाहरण दे रहे हैं। गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में 5-7 स्कूल ऐसे जो एडमिशन नहीं करे, बाकी सारे स्कूल बिना डॉक्यूमेंटेशन के, जो डॉक्यूमेंटेशन यानी मतलब सरकार ने तैयार किया वो डॉक्यूमेंटेशन हो नहीं पाते। जो देरी हम ये चाहते हैं कि सरकार डॉक्यूमेंटेशन खुद तैयार करे, बच्चों से लेकर हमें दे, या ना दे मत दे, हमें कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार कराने की जरूरत नहीं है, हमारा पीछा छोड़े ना। आप हमसे डॉक्यूमेंटेशन लेने की भी बात करते हैं और हमसे कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लीजिए भी। विदु जी, ये पॉइंट तो वैलिड है। विदु जी, ये पॉइंट तो वैलिड है। वो कह रहे हैं कि जब तक बच्चों का कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होगी, उन्हें एडमिशन नहीं दिया जा सकता है, और कागजी कार्रवाई अगर स्कूल पूरी करेंगे तो कागजी कार्रवाई के चलते देर तो हो ही जाती है। तो अब एक जिम्मेदारी तो यहां पर ये कह रहे हैं कि आपको भी लेनी चाहिए, कागजी कार्रवाई आप चेक कीजिए, एडमिशन वो लेंगे। देखिए केशव जी, ये बात को घुमा रहे हैं और मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। यहां पर एक भी बच्चे का एडमिशन इस कारण से नहीं हुआ कि भाई कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी है। ये क्या कर रहे हैं, बच्चा इनके पास एडमिशन लेने के लिए आ रहा है, ये एक फॉर्म देकर भेज रहे हैं
जो DEEO जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर है, उसके पास एक तरह से एक डील का कागज देकर भेज रहे हैं, जिस डील पर यह लिखा हुआ है कि स्कूल हमें पैसा दे देगा, इसका श्योर हमें सरकार करे, तब हम एडमिशन करें। रावल जी, आपके पास क्या आंकड़े हैं? अब तक कितने बच्चों का एडमिशन हो चुके हैं? आपके पास आंकड़े हैं? कितने स्कूलों ने एडमिशन कर दिए है? वो भी आंकड़े नहीं है। वो भी आंकड़े नहीं है। गुड़गांव में तकरीबन स्कूलों ने पूरे बच्चों का एडमिशन नहीं किया, तो आधे बच्चों को तो एडमिशन कर लिए। किसी स्कूल में अगर 10 बच्चे गए हैं तो 5 बच्चों को तो एडमिशन तकरीबन स्कूलों में 5-7 स्कूलों की बात मत कीजिए, तकरीबन स्कूलों में एडमिशन हो चुके हैं। वो बच्चों का एडमिशन भी तो हो रही है ना। सुन लीजिए आप जी, आपके पास डाटा नहीं है सर? मैं आ रहा हूँ, संजीव जी के पास आ रहा हूँ। नहीं लेकर आए आप पूरे। मैं आ रहा हूँ विदु जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं संजीव जी के पास आ रहा हूँ अब एक बार। केशव जी, हमें क्यों बुलाया है? संजीव जी, वैसे इनका कोई रोल नहीं था, इनको नहीं बुलाना। केशव जी नहीं सर, आपका 55 करोड़ 36 लाख रुपया कहां पर गया, उस पर नजर तो ये रखे हुए ना सर। केशव जी सुनिए। जी संजीव जी सुनिए। केशव जी पहली बात तो सुनिए, मेरे जो अपने साथी प्रवक्ता रावल जी हैं, चलिए मैं मानता हूं ये बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन टीवी पे बैठ के आपके श्रोताओं को सारी बात धार्मिक प्रचार की और झूठ फैलाने वाली बात, हरियाणा सरकार में जब कांग्रेस थी तो ये प्रबंध किया गया था, इन्होंने नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, एक हरियाणा में कहावत है, हिसाब जो, अब बीच में मत बोलने प्लीज, मैं नहीं बोला, हिसाब जोंका तू कुणबा डूबा क्यों, ये कहावत है हरियाणा में। मैं ये पूछना चाह रहा हूं संजीव जी, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, पहले मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा आपको फिर मुद्दों पे। संजीव जी, ये यशपाल जी भी यहीं पर बैठे हैं, ये भी इस बात को ढंग से समझा पाएंगे। जब EWS का पहला एडमिशन हुआ व्यवस्था के तहत, तो शिक्षा मंत्री कौन था प्रदेश का? मेरा सवाल है आपसे। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं, ये जो पॉलिसी बनाई कि भाई प्राइवेट स्कूलों में ये प्रावधान किया, तब कांग्रेस की सरकार थी, मैंने आपको ये बात कही। अच्छा, मेरी मतलब पूरी बात सुन ले, सारा क्लैरिफाई हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, अच्छा कोर्ट ने इनको कहा, मजबूर किया कोर्ट ने। कोई नहीं रावल साहब, मैं आऊंगा, मैं एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए। अच्छा, ये तो कोई बात नहीं हुई ना, हम इनके टाइम नहीं बोलते तो हमें भी सुन ले ये। ठीक है संजीव जी, ठीक है। ये इतना तो कम से कम संयम रखें, जब हम सुन सकते हैं तो ये क्यों नहीं सुन सकते? हम ये कह रहे हैं कि भाई मामला कुछ भी हो, मामला चाहे वो प्राइवेट स्कूल ओनर्स का हो, चाहे उनकी जाति का हो, चाहे कुछ, गवर्नमेंट का रोल क्या है जब वो गवर्नमेंट की वजह से या प्राइवेट स्कूल के में एडमिशन ना होने की बच्चे सड़क पे हैं, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है इस वक्त? जिसके 9 महीने उस क्लास में निकल चुके हैं, 3 महीने में वो क्या करेगा? मेरी ये समझ में नहीं आती है। वो मैंने कहावत बताई, हिसाब जोंका तो कुणबा डूबा क्यों, वैसे बहस कर रहे हैं हम। 9 महीने नहीं डूबे, बहस कर रहे हैं, उसमें ये था भाई 9 महीने कमाल है। मार्च में ये सेशन खत्म है, आप फिर कह रहे हो छुट्टी हो गई है। आपको क्या पता नहीं, आप लोग कोरोना महामारी के बारे में आपने सुना नहीं होगा। सिर्फ ये नहीं हो, रावल जी, आप प्लीज रावल जी मेरी बात भी पब्लिक को सुनने दें। रावल जी मेरी बात भी पब्लिक को सुनने दें। मैं बड़ी संयम से आपकी हमेशा बात सुनता हूं, लेकिन आपकी आदत हो गई है कि किसी दूसरे की ना तो सुनने देना, ना खुद सुनना, हैबिट होगी आपकी। आप सुनने दें, आप प्रोफेसर लगाते हैं अपने आगे, तो इतना संयम एक शिक्षक को होना चाहिए कि दूसरे की भी सुने। आप सुनना ही नहीं देते किसी की बात। ठीक है, बोलिए संजीव जी, बोलिए। मेरी बात सुने पहले, बोलिए बाद में उसका जवाब चाहे कुछ भी दें आप सुनते नहीं तो पब्लिक के इंटरेस्ट की बात ये है कि वो बच्चे सड़क पे किसी की भी वजह से हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चे सड़क पे ना खड़े हो और उनका टाइम पे एडमिशन हो और उनके साथ कोई भी जाति कर रहा हो ना करे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पिछली सरकार में ये हुआ वो हुआ, आप पिछली सरकार में बता दें कोई बच्चा ऐसे सड़क पे खड़ा हो तो। आप 7 साल से राज कर रहे हैं, 7 साल पहले के गीत गाने लग जाते हैं। अगर 7 साल से राज कर रहे हैं तो आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। अब
हमारी नहीं बनती, ठीक है, आपकी बनती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, अगर कोई भी वर्ग सरकार से दुखी है या किसी व्यक्ति विशेष से दुखी है तो हम आपके नोटिस में वो बात लाएं। हरियाणा न्यूज चैनल को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि कम से कम इन लोगों की बात इन्होंने सुनी, बच्चों की सुनी, और भगवान करे 30 तारीख तक आप लोग बैठ के आपस में किसी की कोई कमी है तो दूर करके उन बच्चों को एडमिशन दिलाकर, और आइंदा ये ध्यान रखें कि वो एडमिशन अप्रैल में अगर होते हैं तो अप्रैल में ही इंश्योर करें। दूसरा ये भी ध्यान रखें कि प्राइवेट स्कूल्स के कोई भी टीचर को उस सिलेक्शन में बीच में ले ले, ताकि कोई बच्चा क्लास में बैठ के अपने आप को हीन ना समझे, उसकी काबिलियत के मुताबिक उसका सिलेक्शन कर दे और अप्रैल में इंश्योर कर दे। खत्म हुई। 2 दूनी 4 का सवाल है। हम बगैर बात इसमें पॉलिटिकल मामलों में उलझा रहे हैं, इसको क्या फायदा इसका? केशव जी, मैं जवाब दे सकता हूं? ठीक है, आता हूं मैं आपके पास। केशव जी। जी रावल साहब, दीजिए जवाब जल्दी से। जी, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, बाद में बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें सरकार ने जिस प्रकार से अभिभावकों के साथ खड़े होकर ये कदम उठाया है, काश कांग्रेस की जब सरकार थी वो भी ऐसा कुछ कर पाती। जबकि कांग्रेस की सरकार बड़ी निर्लजता से जब सरकार में थे तब 2010 से चलते हुए 28 बार अंतरिम आदेश कोर्ट को देना पड़ा, तब जाकर 2013 में जो है ये शुरू किया गया। लेकिन ये शुरू तो हुआ, इसको लागू नहीं करने दिया। एडमिशन नहीं हुए। जब तक हमारी सरकार नहीं आई, हमने निजी स्कूल के संचालकों को बुलाया और हमने एक समझौता किया उनके साथ कि इसका बर्डन हम उठाएंगे। हमें कोर्ट ने नहीं कहा था बर्डन उठाने को, हमने अपनी तरफ से ये बर्डन उठाया। और आज भी आपके चैनल की तरफ से मैं इस बात को अश्योर करना चाहता हूं कि हम हर वो काम करेंगे जिसमें गरीब का बच्चा जो है वो पढ़ पाए, गरीब अभिभावक जो हैं अपना काम करें तो गरीब का बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़ पाए। ये कल्चर मिक्सिंग का जो हमारा संकल्प है, ये संकल्प पूरा हो पाए, हम एश्योर करते हैं। और हम ये भी कहते हैं, जो भी कोई 1 या 2 या 5 भी अगर निजी स्कूल अगर इसमें कमी छोड़ेंगे तो उन स्कूलों पर भी कार्रवाई करेंगे हम लोग। हम कटिबद्ध हैं। हम कांग्रेस की तरह निजी स्कूलों से पैसे नहीं खाते। हम अभिभावकों के साथ खड़े और चट्टान की तरह खड़े हैं। आपके यहाँ पर चैनल पर बार बार ये बात कह रहा हूं। रावल साहब, ठीक है, ये एक मुद्दा। दूसरा भी सवाल मैं साथ साथ पूछ लेता हूं। संजीव जी ने भी इस बात का जिक्र किया था, यशपाल जी ने भी इस बात का जिक्र किया था, और यशपाल जी ने तो स्पेशली ये कहा था कि ये सरकार के बस की बात नहीं है, इसलिए कोर्ट में मुद्दा लंबित है। जो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का, उन्हें लगता है कि जो क्राइटेरिया है एग्जामिनेशन का ये फेयर नहीं है। असल में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अगर किसी ने भी पढ़ा होगा तो वो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कहता है कि कोई टेस्ट लेने का अधिकार ही नहीं है स्कूल के पास, बिना टेस्ट लिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया है। ये लोग याचिका में गए थे, इन्होंने रिट पिटीशन दी थी, वो रिट पिटीशन जो है आप सर रावल जी मैं आपको क्लियर करूं, आप दो बातों को मिक्स कर रहे हैं। आप 2 बातों को मिक्स कर रहे हैं। एक तो राइट टू एजुकेशन को मिक्स कर रहे हैं, दूसरा 134 को मिक्स कर रहे हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। आप दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हैं? आप राइट टू एजुकेशन का जिक्र ना करें तो अच्छा है। राइट टू एजुकेशन पर तो आप उलझ जाएंगे। राइट टू एजुकेशन पर तो आप उलझ जाएंगे। आप 134 के बारे में बात कीजिए, अच्छा रहेगा। 134 के बारे में बात करें। राइट टू एजुकेशन पर तो आप उलझ जाएंगे सर, वो तो बहुत बड़ा मामला है, वो आपको संभालना नहीं आएगा। ये जो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है, एजुकेशन को आप लागू कर दीजिए, हम 25% बच्चों को फिर पढ़ाने की तैयार, पर आप नहीं कर पाएंगे, वो आपके बस की बात नहीं है। आप 300 रुपए देने के लिए तैयार नहीं होते। हम जमीन से लेकर फैसिलिटीज तक, हेल्थ तक, लिफ्ट और रैंप तक जो है इनकी सारी सुविधाओं को देखते हैं, हम करते रहो तो ठीक है। संजीव भारद्वाज जी, अब आप गलत कर रहे हैं, अब आप बीच में बोल रहे हैं, आप मुझे रोक रहे थे, मैंने आपकी बात विदु जी, इनका सवाल ये है कि जो आप बात कह रहे हैं सर, एग्जामिनेशन का स्कूल को अधिकार भी नहीं है, ये आरटीई की बात है। वो कह रहे हैं कि 134 पर बात कीजिए। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एडमिशन हो रहा है, उनके लिए जो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है वो ठीक नहीं है। सीधा सा सवाल है। तो ऐसा है जी, केशव जी, मेरे को सबसे कम समय मिला, इस बार क्या दिक्कत हो गई? आता हूं सर, आपके पास ही आ रहा हूं। पक्ष नहीं था ना, आपका पक्ष नहीं था, आपको जबरदस्ती इंक्लूड किया गया। ठीक है सर, विदु जी जल्दी से फाइनल कमेंट दूंगा फिर मैं, जल्दी से। जी 134 ये पक्ष और विपक्ष की तो अभी बता देता हूं मैं। भाई साहब, एक बार मुझे तो कंप्लीट करने देना जी प्लीज। 134 का इन्होंने ठीक कहा, उसमें ये खुद लोग कोर्ट में गए हैं। कोर्ट जिस प्रकार, हम भी अपना पक्ष रख रहे हैं, ये भी अपना पक्ष रख रहे हैं। कोर्ट
जो डिसाइड करेगा हम उसकी अनुपालना करेंगे, पूरे तरीके से करेंगे। ठीक है रजवंत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, फाइनल कमेंट। मैं बता देता हूं। अभी असल में जो अभी विधु रावल जी जो बात कह रहे थे, तो जो हमारी जो सरकार थी या पहले की जो सरकार थी, उस समय जो सरकारी स्कूलों की स्थिति थी वो बहुत बेहतर थी। उस समय के जो रिजल्ट थे वो बहुत बेहतर थे। अब बार बार क्या कह देते हैं कि निजी स्कूलों में हम एडमिशन इसलिए करा रहे हैं कि बेहतर शिक्षा मिल जाएगी, बेहतर शिक्षा मिल जाएगी। हम क्यों निजी स्कूलों की ओर हमें क्यों धकेला जा रहा है? अगर सरकारी स्कूलों में बेहतर व्यवस्था होती तो निजी स्कूलों में नहीं जाना चाहिए। अगर निजी स्कूलों की अगर इतनी जरूरत है, इनको तो हमें ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। हमें तो अपने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारना चाहिए। निजी स्कूलों में जाने की क्या जरूरत पड़ रही है? दूसरी चीज एक बात और आ रही है कि हमेशा जब भी भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल पूछा जाए तो पीछे की सरकारों पे डाल दे जाते हैं, और यही हाल प्राइवेट स्कूलों के ऊपर आ रही है। और जब ये बच्चों का एडमिशन करने के लिए मना कर रहे हैं, मैं अपने रेवाड़ी का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। पिछले 3 दिन से डीसी साहब के पास वहां पे बच्चों की क्लास लग रही है। डीसी साहब वहां पे अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। वहां पे छोटे छोटे बच्चे रोज आके डीसी साहब के वहां पे बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि स्कूल में हमें घुसने नहीं दिया जा रहा, और यहाँ पे हम कहां जाएं? तो वो डीसी साहब से अपनी गुहार लगाते हैं, और उन्होंने कहा है कि हमें 1 दिन का समय दे दो, 2 दिन का समय दे दो। लेकिन अब ये जैसे हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से कोई बंदे बैठे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि हम एडमिशन दे रहे हैं। अगर एडमिशन दे रहे हैं तो ये बच्चे यहाँ पे सरकारी दफ्तरों में चक्कर क्यों काट रहे हैं? आपकी जो लड़ाई है आप सरकार के साथ लड़ो, लेकिन उन बच्चों को एडमिशन दे दो ताकि वो गरीब बच्चे अपना बच्चों को परवरिश कर सके। वो इतना मेंटली हरास हो चुके हैं, आप उनकी बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, बिल्कुल। रेणु जी, मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा आपसे, क्या समाधान है इस पूरे समस्या का? इस समस्या का ये समाधान है, जैसे एक तो सरकारी स्कूलों को ही इतना अपग्रेड किया जाए कि बच्चे निजी स्कूलों की तरफ ना जाएं। अगर निजी स्कूलों में एक सीट अगर फिक्स की है बच्चों की, तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जितने पहले उनको वहां पर पढ़ाया जाए, और उसमें से अगर निजी स्कूल में और हायर एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिल सकती है तो उन बच्चों का सिलेक्शन करके उसके थ्रू वहां पर जाना चाहिए बच्चों को। जो सरकारी स्कूल है उनको करना चाहिए कि बच्चों को वहां पे वो ट्रांसफर करें, उनको ये फैसिलिटी दे। मैंने ये देखा है, कई बच्चों की शिकायत आती है कि हमें एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि उनके डॉक्यूमेंटेशन, जैसे सर ने बोला है, क्योंकि अब आधार कार्ड है, माइग्रेशन वगैरह सर्टिफिकेट, काफी सारी चीजें किया हुआ है, और बच्चों के पास अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि कोई बाहर से बच्चा आया होता है, उसको एडमिशन नहीं मिलता, वो बच्चा सफर करता रहता है। लास्ट में फर्स्ट होके वो किसी एनजीओ में जाके पढ़ता है या इस टाइप से जाके पढ़ता है, जो इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं। क्योंकि काफी बच्चे हमारे पास भी आते हैं ऐसे कि हमें कि एडमिशन नहीं मिल रहा, आप क्या हेल्प कर सकते हैं हम अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, या सरकारी स्कूल में भी, इवन सरकारी स्कूल में भी नहीं मिलता। आप ये अगर सरकारी स्कूल का भी डाटा लेंगे तो सरकारी स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिलता बच्चों को। ठीक है। हाँ जी, संजीव जी, फाइनल कमेंट जल्दी से सर। केशव जी, मैं सिर्फ ये 2 ही बातें कहूंगा। पहली बात तो जो रेणु जी ने कहा, सरकारी स्कूलों में अभी टीचर्स का मामला बहुत चल रहा है कि वहां संख्या पूरी नहीं है, लेकिन ये इस वक्त ये स्टेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से आपके चैनल को रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार पे और जो प्राइवेट स्कूल्स के ओनर्स हैं उन पे इतना दबाव इस चीज का बनाया जाए कि जो सर्दी में बच्चे सड़कों पे बैठे हैं, कम से कम उनकी 48 घंटे में उनकी बात सुनी जाए। ठीक है सर। और जो भी मसला है, जो भी उसके लिए पात्र हैं, उनका एडमिशन तुरंत हो और आगे समय पर ये एडमिशन हो। इस बात को सरकार भी इंश्योर करे और प्राइवेट स्कूल भी इंश्योर करें। ज्यादा बहस का कोई विषय है। ठीक है सर। सुभाष जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। ये बड़ी अच्छी बात है, आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। सभी, चाहे वो सत्ताधारी हैं या दूसरी पार्टीज भी बैठी हैं और सुन रही है, और हमें उम्मीद है कि ये आवाज गवर्नमेंट के पास जरूर पहुंचेगी। और 26 दिसंबर की मीटिंग भी है, मेरे ख्याल सीएम साहब ने भी ये मुद्दा उसमें रखा हुआ है। और ये जो लड़ाई चल रही है डेबिट और क्रेडिट की, एक पार्टी कह रही है जी मेरे डेबिट हो गया और क्रेडिट नहीं हुआ, ये कमी है, गवर्नमेंट की कमी है। प्राइवेट स्कूल की हम कमी नहीं कहेंगे ज्यादा, और जो प्राइवेट स्कूल का जो महत्व है उसे हम मना नहीं कर सकते। कोरोना टाइम में प्राइवेट स्कूल्स ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट तो व्यवस्था यहाँ है ही नहीं स्कूलों में, वहां पे ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चली प्राइवेट, बट फिर भी गवर्नमेंट ये जितनी भी कमियां हैं इसमें, जितनी भी अभी सभी ने सुनी है, गवर्नमेंट उससे सुधारे। और ये जो बच्चे जो तड़प रहे हैं सड़कों पे, उनको एडमिशन मिले, वो वंचित ना रहे। यशपाल जी, जल्दी से फाइनल कमेंट जल्दी से सर। कुछ स्कूल बीजेपी सरकार ने मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम से चलाया और बहुत क्रेडिट लिया है उस बात का कि हमने मॉडल संस्कृति स्कूल बना दिया है। आपने मॉडल संस्कृति स्कूल बना दिया तो बच्चों को आप वहां पे एडमिशन कराने के लिए कहिए ना, अच्छा रहेगा।
तो लोगों का विश्वास आप पे जम ही नहीं रहा। आपने मॉडल नाम दे दिया, फिर भी लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। और आपके मॉडल स्कूल तीन कमरों में 10वीं क्लास तक के लिए चल रहे हैं। आपके मॉडल स्कूल भी ऐसे हैं। ठीक है, तो उस पर भी सुधार करने की भाई साहब बहुत जरूरत है। रावल साहब जल्दी से फाइनल कमेंट, केवल 10 सेकंड सर, जल्दी से। हम ये बता रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से अभिभावकों के साथ खड़ी है। ये निजी स्कूल किसी भी कारण से कोई भी बहाना बनाकर इनको एडमिशन से वंचित नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर ऐसा गलत काम करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ठीक है सर। ये कांग्रेस और लोकदल की सरकारें नहीं है जो कि निजी स्कूलों से पैसे खाकर अपना हित पूरा कर लेती थी। गरीब अभिभावक। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी, यशपाल जी, रेणु जी, विधु रावल जी, संजीव जी, रजवंत जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।